नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम गद्य खंड का अध्याय है विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो इस संपूर्ण अध्याय का व्याख्यान हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो इस अध्याय में लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया गया है, जिनका यहाँ मैंने चित्र सहित बताया है कि भारत के वायसराय रहे हैं 1899 से 1904 और 1904 से 1905 दो बार। दूसरी बार इनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया था, जो ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया था। अपने इच्छा अनुसार किसी को पद पर रखने पर जब ब्रिटिश सरकार नहीं मानी तो इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। प्रथम प्रश्न है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका जवाब होगा कि शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भारत में बिछड़ने का समय बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बिछड़ते समय वैर भाव भुलाकर सब शांत हो जाते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि यह भाव भारत के मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी देखने को मिलता है, कि पशु भी बिछड़ते समय वैर भाव भुलाकर शांत हो जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि शिव शंभू की दो गायें थी, उसमें से एक दूसरी दुर्बल गाय को मारती रहती थी। फिर भी मारने वाली गाय के जाने के दुख में दूसरी गाय ने चारा नहीं खाया, अर्थात उसने भी वैर भाव बुलाकर और वो भी शांत हो गई और अपना प्रेम भाव व्यक्त करने लगी। अगला प्रश्न है कि 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो इसका जवाब है कि यहाँ बंग भंग की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है, अर्थात बंगाल विभाजन की जो ऐतिहासिक घटना थी उसकी ओर संकेत किया है कि लॉर्ड कर्जन ने क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए कूटनीति अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया, एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जनता ने बहुत विरोध किया और प्रार्थना की, परंतु लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो इसलिए कहा है कि 8 करोड़ अर्थात उस समय समस्त हिंदुस्तानियों की प्रजा के गिड़गिड़ाने पर, अनुरोध अनुनय विनय करने पर भी तुमने प्रार्थना नहीं सुनी थी। अगला प्रश्न है कि कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? तो इसका जवाब है कि निम्नलिखित कारणों की वजह से लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा देना पड़ गया। प्रथम कारण है कि लॉर्ड कर्जन के बंग भंग अर्थात बंगाल विभाजन के कारण भारतीय जनता उसके विरुद्ध खड़ी हो गई थी। सभी भारतीय, समस्त भारतीय उसके विरोध में हो गए थे। दूसरा कारण था उनके इस्तीफा देने का कि लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा के पद पर रखना चाहते थे, पर ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात न मानी। उन्होंने गुस्से में आकर इस्तीफा दे दिया, जो ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया। अगला प्रश्न है कि विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? तो इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। आशय है कि लॉर्ड कर्जन को भारत में जितना मान सम्मान प्रतिष्ठा जैसी शान शौकत भोगने मिली, वैसी किसी अन्य शासक को नहीं मिली होगी। देश के अन्य ब्रिटिश शासक को नहीं मिली होगी जैसा कि लॉर्ड कर्जन को प्राप्त हुई थी। देश के सब रईसों ने इनको पहले सलाम किया और बादशाह के भाई को पीछे, अर्थात पहले इनको इज्जत बख्शी जाती थी, उसके बाद बादशाह के भाई को। जुलूस में कोई भी उत्साह या समारोह में इनका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था
होदा, चंवर, छत्रा, तो ये मैं बता चुका हूँ। होदा बैठने का आसन होता है, और चंवर जो उस पर हिलाया जाता है, और छत्रा जो मतलब छाता लगाया जाता है। ये सबसे बढ़ चढ़ कर थे, सबसे ऊंचे थे। इनके एक इशारे पर देश के धनी मानी लोग हाथ बांधे खड़े रहते थे, अर्थात इनकी आज्ञा में तत्पर रहते थे। ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में इन्हीं का एक दर्जा था, परंतु इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इसकी सिफारिश पर एक आदमी भी नहीं रखा गया, जिद के कारण इसका वैभव भी नष्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? तो इसका जवाब है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, अर्थात लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति ब्रिटिश सरकार है, और यही शक्ति लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों को नियंत्रित कर रही थी। अगला प्रश्न है कि पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? तो इसका जवाब है कि भारत के लोगों को ब्रिटिश शासक का विरोध करने की आज़ादी, पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू नामक काल्पनिक पात्र का सहारा लेकर शासन की पोल खोलने की युक्ति निकाली कि ये जो काल्पनिक पात्र था शिव शंभू, तो इसी के सहारे वो रचनाएं लिखा करते थे, जिसमें ब्रिटिश सरकार की पूरी पोल खोलते थे। शिव शंभू सदा भांग के नशे में मस्त रहता तथा सबके सामने खरी खरी बातें करता था, सत्य बात कहता था, डरता नहीं था किसी से, और ब्रिटिश शासन की बखियां उधेड़ता जो शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से जनता तक पहुंचाया जाता था। अगला प्रश्न है कि नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या इसके विपक्ष में तर्क दीजिए। तो इसके पक्ष में हाँ है तो क्यों है, और ना है तो क्यों नहीं है। तो दोनों में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सटीक होना चाहिए। तो इसके पक्ष में उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जी हाँ, हमें यह बात सही लगती है कि नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। उसने दिल्ली की जनता का कत्लेआम करवाया था नादिर शाह ने, कि नादिर शाह तानाशाह था और उसने दिल्ली की जनता का कत्लेआम करवाया था। पर जब आसिफ जाह ने तलवार गले में लटका कर प्रार्थना की तो कत्लेआम रोक दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। जनता ने बहुत प्रार्थना की, अनुनय विनय किया, परंतु लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इस संदर्भ में कर्जन की जिद नादिर शाह से भी बड़ी है। तो इसके समर्थन में मैंने तर्क दिया है। अगला प्रश्न है कि क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। तो शासन का शाब्दिक अर्थ सुव्यवस्था या प्रबंध होता है। शासन व्यवस्था में शासक और प्रजा दोनों की भागीदारी होती है। जो शासक होता है उसका कर्तव्य होता है कि वह प्रजा को सदैव सुखी रखे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। प्रजा को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है। इस पाठ में दिया गया है कि लॉर्ड कर्जन जनता पर अपना मनमाना हुक्म चलाता था और जनता की विनती को अनसुनी कर देता था, जो जनता के साथ अन्याय था। अगला प्रश्न भाषा से संबंधित है। प्रश्न है कि वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, वो बताना है।
तो यहाँ पधारे शब्द का अर्थ है सिधारें, अर्थात जाएं या विदा हो जाएं। भाषा संबंधित अगला प्रश्न है कि पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग हुआ है, और ये भारतेंदु युगीन हिंदी का प्रयोग हुआ है। भारतेंदु युग के समय जो हिंदी थी उस हिंदी का प्रयोग हुआ है। उन्हें सामान्य हिंदी में, मानक हिंदी में लिखना है कि आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत को उनको जाना पड़ा है। तो इसका दिया हुआ है उत्तर कि पहले भी इस देश में जो प्रधान शासक हुए उन्हें अंत में जाना पड़ा। फिर अगला है कि आप किसको आए थे और क्या कर चले, कि आप किस लिए आए थे और क्या करके चले। फिर है कि उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, कि उनके रखवाने से एक आदमी नौकर न रखा गया। फिर अंतिम है कि पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। तो इसका मानक रूप है कि पर आशीर्वाद देता हूं कि तू फिर से उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में अगले अध्याय की चर्चा करते हैं। धन्यवाद।